Next question in the list is effective capacitance of parallel combination of two capacitors C1 and C2 is 10 microfarad. आपके पास दो कैपेसिटेंसेस है, दो कैपेसिटर्स है जिसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड का है when they are in parallel. ये important है, they are connected in parallel. Okay, when these capacitors are individually connected to voltage source of 1 volt, the energy stored in the capacitor C2 is 4 times of C1. If these capacitors are connected in series, their effective capacitance will be. The question is very easy and very interesting. Okay, तो ये JEE Main 2020 का क्वेश्चन है. So how to solve this question? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले ये कैपेसिटर्स पैरेलल में थे, तो when in parallel, आपको पता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो कैपेसिटेंसेस का एडिशन होता है. इफेक्टिव is C1 plus C2. नंबर 1. ओके, अब आपने इंडिविजुअली, मतलब व्हाट वाज हैपनिंग इज कि पहले कैपेसिटर्स जो थे दे वेर इन पैरेलल. तो पहले ये सिचुएशन था that these two capacitors are in parallel. Okay, so in parallel like this. और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव कैपेसिटी होता है C1 plus C2, तो इसलिए मैंने C1 plus C2 को 10 लिखा है. अब आपने ये दो कैपेसिटर्स को इंडिविजुअली, व्हाट यू हैव डन इज इंडिविजुअली दोनों को 1 वोल्ट के एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया. So now you are connecting this with a source of 1 volt each. Something like this. Okay, good. Now यहाँ बैटरी है, ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है. Okay, so now the thing is, मान लो this is V, this is also V. आपको बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन capacitor C2 is 4 times of C1, so U2 is 4 times of U1. You know this is half CV square, this is again half CV square. क्योंकि दोनों का वोल्टेज सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस सेम था. उन्होंने बोला है दोनों को 1 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट किया, इसलिए V1 V2 नहीं लिखा मैंने. कैंसल 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 कैंसल. So you have 4 C2 equal to C1, equation number 2. Therefore, from 1 and 2, आपको मिल जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस एज, सॉरी नॉट इफेक्टिव, बट ये C1 के लिए आप सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 4 टाइम्स ऑफ C2 प्लस C2 इक्वल टू 10, मतलब 5 टाइम्स ऑफ C2 इक्वल टू 10, मतलब C2 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड. C2 अगर आपको 2 मिल गया तो फिर ये 2 वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. ओके, बट एज यू नो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर C1 इक्वल टू 10 माइनस C2, और C2 ये 2 आया तो ये 8 माइक्रोफैरड होगा, राइट. तो C1 आपको मिल गया 8 और C2 मिल गया 2. अब अगर आप इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हो, नाउ इफ C1 and C2 are connected in series, you know what is series combination? CS equal to C1 into C2 upon C1 plus C2 ऐसे आता है ये, right. तो C1 into C2 that is 2 into 8 upon 2 plus 8, so 16 by 10. Okay, so this should be 1.6 microfarad. So if the two capacitors are connected in series, effective should be 1.6. Option number D.
तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। आपके पास जब दो कैपेसिटर है C1 C2 कैपेसिटी के, अगर वो पैरेलल में है तो इफेक्टिव इज 10 माइक्रोफैरड, मतलब C1 प्लस C2 इज 10 माइक्रोफैरड। अब आपने इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल दिया, इंडिविजुअली 1 वोल्ट और 1 वोल्ट पे कनेक्ट किया है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन C2 इज 4 टाइम्स ऑफ C1, मतलब U2 इज 4 टाइम्स ऑफ U1, U2 इज हाफ C, ये 2 है, ओके दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1 ओवर हियर, ओके। तो ये एक छोटा सा करेक्शन है, तो सिंपल थिंग। तो आई मीन आंसर मेरा करेक्ट क्यों आया, उसका रीजन ये है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन हम जब करते हैं तो इन दैट केस C1 C2 की वैल्यूज अगर इंटरचेंज भी हो गई तो आंसर इज स्टिल द सेम। तो इनफैक्ट गलती होने के बाद भी आंसर गलत नहीं आया, तो दैट इज द थिंग। गलती होने के बाद भी मेरा आंसर सही आया है, फाइनल आंसर, इट इज बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत था। अगर आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पूछे होते C1 और C2 के तो फिर पक्का पक्का आंसर गलत होने वाला था, सो दैट्स ओके। एनीवेज, तो ये इसको सॉल्व करो, C1 प्लस 4C1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5C1 होगा, ओके। सो यू विल गेट जस्ट वैल्यूज आर इंटरचेंज, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको C2 मिलेगा, दैट्स ऑल यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। नाउ इट इज ओके, नो इश्यूज, राइट। तो इट इज जस्ट फाइन नाउ, गुड। तो ऐसा 1.6 माइक्रोफैराड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in finding the electric field using Gauss law, the formula E bar, अभी आपको याद होगा ये गॉस लॉ क्या था। गॉस लॉ था E bar डॉट A bar इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो E bar इज मतलब मॉड, क्योंकि मॉड क्यों, क्योंकि आपको पता है आप लिखते हो E A cos थीटा इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। अभी cos थीटा, थीटा 0 आता है, क्यों आगे पढ़ो। इन द फॉर्मूला epsilon 0 is permittivity of free space, A is area of Gaussian surface and charge enclosed, Q enclosed is charge enclosed by Gaussian surface. This equation can be used in which of the following situation? तो अगर आपको याद है, नहीं भी याद है तो याद दिलाना पड़ेगा। So if you remember, you have a conductor जिसपे कुछ चार्ज है, then you have a Gaussian surface. Gaussian surface is symmetrical to the conductor. तो कुछ ऐसा है। तो ये आपके पास स्मॉल r होता है और ये कैपिटल R होता है। कंडक्टर का मतलब जिसपे चार्ज है उसका रेडियस हम लेते हैं कैपिटल R, ये है स्मॉल r। गॉसियन सर्फेस का रेडियस स्मॉल r लिया जाता है, राइट। तो एज यू रिमेम्बर कि हमेशा जब हम यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट लेते हैं A, उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है तो एंगल 0 होता है। तो cos 0 is 1। तो आपको इसलिए मिलता है ये E A इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 and therefore you get E is equal to charge enclosed अपॉन A into epsilon 0। तो यही दिया है उन्होंने, राइट। तो क्या दिया है पहले वो पता होना चाहिए। अब अगर आपको याद होगा जब हमने गॉस लॉ देखा था तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये डिपेंड करता है चार्ज और डिस्टेंस के स्क्वायर पे, और हमने देखा था और हमको पता है कि इस गॉसियन सरफेस पे मैं कहीं पे भी अगर देखूंगा आप तो एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्फीयर का डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ऑन द स्फीयर फ्रॉम सेंटर विल बी ऑलवेज द सेम, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r एंड स्मॉल r, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होता ही है, हमको पता है ऑन द गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, ये हमने थ्योरी में इन डिटेल देखा है। ऑल्सो यू शुड नो, अगर आपको याद होगा एक पॉइंट चार्ज का या फिर एक सिमेट्रिकल चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस भी स्फीयर बनता है।
मतलब ये जो गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करते हो ये इक्विपोटेंशियल भी होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। So you can use this formula only when Gaussian surface is an equipotential surface and electric field is constant on the surface. So this is something pre-assumed कि theory में आपका ये basics है, तो ये assumption है कि आपको ये पता है। अगला question and a very good question. So remember today we are solving JEE Main 2020 question. So this also appeared in JEE Main 2020. Three charged particles A, B, and C with charges minus 4q, 2q, and minus 2q are present on the circumference of circle of radius d. तो हमारे पास ये एक सर्कल दिखाया गया है जिसका रेडियस d है, A पॉइंट पे, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे चार्जेस है। ओके, A पे चार्ज है -4q, B पे है 2q और C पे है -2q। ओके, अब आगे बोला है आपको द चार्ज पार्टिकल्स AC एंड सेंटर O ऑफ द सर्कल फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। वैसे वी विल नॉट नीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बट इन एनी केस इफ आई मेक अ ट्रायंगल दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ये जो ट्रायंगल बनेगा आपका AOC, दिस विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। एनीवेज, okay, so electric field at point O along x direction is electric field at O at the center, okay, along x direction। सबसे पहले you need to understand few things very very well। उसमें से एक चीज ये है, मैं पहले सेंटर को मार्क करता हूं, दिस सेंटर O। यहां पे आपके पास एक चार्ज है B पॉइंट पे चार्ज है 2q, राइट। नाउ ऐसा है ये। नाउ यू शुड नो दैट A जिसपे -4q चार्ज है वो यहां कहीं आएगा, एंड आफ्टर दैट C जिसपे -2q चार्ज है, इट विल बी समवेयर ओवर हियर एट इक्वल डिस्टेंसेस। मैं जानबूझ के डायग्राम्स को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, D, D एंड D। ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है आपका A। यहाँ पे चार्ज है -2q, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पूछा है आपको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एट B है ना, जो EB है, ये आएगा K, चार्ज इज 2q by distance square towards center। This is towards center, that is also important। So this electric field is towards center, मतलब towards point O, है ना। या तो ऐसा बोल सकते हो from B to O, from point B to point O। Then electric field due to charge at C is away। अवे क्यों? क्योंकि आपको पता है, तो क्या पता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर है। मैंने पहले भी बताया था, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो B पे है 2q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम 2q मतलब टुवर्ड्स सेंटर, और -2q जो चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स चार्ज -q मतलब अवे फ्रॉम सेंटर। सो EC इज
k 2q d square from O to C। आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिखा? मैंने माइनस इसके लिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने बता दिया ना O to C, O to C बता दिया, मतलब डायरेक्शन मैंने अलग से स्पेसिफाई किया, तो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब। सो एनीवेज, अब व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस दिस कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B मतलब 2q चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C मतलब -2c charge, they are in the same direction, so this is EC and this is EB। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? एडिशन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सिंस EB and EC are in the same direction, their resultant is रिजल्टेंट ER बोल देते हैं इसको। ओके, दिस इज EB प्लस EC, मतलब दिस इज K2q बाई डी स्क्वायर प्लस K2q बाई डी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ गया तो 4KQ बाई डी स्क्वायर। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का? ऑफ कोर्स दो वेक्टर्स है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी यही आएगा, तो रिजल्टेंट ER का डायरेक्शन भी यही आएगा। So you will have resultant ER directed here, so you will have this as ER। ओके, ये ER का डायरेक्शन हो गया। नाउ अब A का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, मतलब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एट A will be towards A, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड here will be towards A like this। okay, so electric field, this is electric field of A, this was electric field of C, this was electric field of B, correct? Now which means, और by the way मैं फाइंड भी करूंगा what is electric field of A, वो भी लिखेंगे हम लोग। तो electric field due to charge at A is K 4Q by distance square from O to A, from O to A। मतलब इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली ऐसा हो गया, ये आपके पास EA है और ये EB और EC का रिजल्टेंट है, एंड दिस इज दैट लाइन। तो ये है आपका पॉइंट O, पॉइंट A एंड पॉइंट C, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव। सो नाउ यू सी, ये x एक्सिस मैंने बताया यहाँ पे, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब अब मैं इनके कंपोनेंट्स कर सकता हूं। तो इसका जो एक कंपोनेंट है वो एक कंपोनेंट है यहाँ पे साइन कंपोनेंट, इसका EA का, और ये जो रिजल्टेंट है EB और EC का ER, उसका एक कंपोनेंट यहाँ पे है। तो what I am saying is this is electric field due to A, this is electric field due to R। तो what I am saying is कि ये ER sin 30 कंपोनेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे एंगल 30 है, if this angle over here is 30, तो यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो cos कंपोनेंट होगा और उसको परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट होगा।
तो कंपोनेंट्स पता होने चाहिए आप लोगों को। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आएगा ई ए साइन 30 और ई ए कॉस 30 एंड ई आर cos 30 are over here, right? Correct. So now you can say, अब what do you notice? What do you know? आपको क्या पता है? Just a minute. Let me just keep things little cleaner. Okay. What do you know is EA is K4Q by D square. ER जो EB और EC का रिजल्टेंट था वो भी 4KQ by D square ही था, राइट? तो what do you know is, अब आप बोल सकते हैं यहाँ पे but in terms of magnitude, of course, but ER and EA, they are equal in magnitude, so ER is equal to EA in magnitude क्योंकि दोनों का आया 4KQ by D square, right? Therefore vertical components that is ER sin theta sin 30 and EA sin 30 cancels out. Okay, right? But horizontal components कौन कौन से horizontal components हैं यहाँ पे? cos theta. So you had EA cos 30 and ER cos 30, right? But horizontal components add up and give net electric field at O, net electric field at point O. Therefore you have E net is equal to ER cos theta, मतलब cos 30 एंगल 30 है तो प्लस EA cos 30, लेकिन ER और EA ये दोनों इक्वल थे, राइट? तो यू कैन जस्ट से E, तो ये आ गया E cos 30 प्लस E cos 30, मतलब 2 times of E cos 30, मतलब this is 2 into E is K4Q by D square into cos 30. Cos 30 आपको पता है it is √3 by 2, right? √3 by 2 cancel, तो 4 √3 KQ by D square, ऐसा आंसर एक्सपेक्टेड है. So let's see if you get this. Okay, है of course आंसर मिलना चाहिए. Okay, है आंसर, but it is in terms of pi and epsilon 0. तो हमने वो k की जगह सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. So you have this as 4 √3 k is 1/4 pi epsilon 0 q by d square 4 √3 k q by d square, right, cancel. तो ये आ गया आपका √3q अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 d स्क्वायर, है क्या? होना ही चाहिए अब तो. ओके, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज व्हाट यू गेट. तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली हमको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पूछा है, सेंटर पे पूछा है, ओ पे पूछा है. डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. बी पॉइंट पे जो पॉजिटिव 2q चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम बी टूवर्ड सेंटर ओ होगा, मतलब बी टू ओ होगा. सी पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन टूवर्ड सी होगा, मतलब फ्रॉम ओ टू सी होगा. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बी टू ओ है, एक ओ टू सी है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दे विल एड अप टू गिव यू रिजल्टेंट ER.
रिजल्टेंट ई आर आपने फाइंड कर लिया 4k⁴/d², ये तो हो गया। लेकिन ए पे भी चार्ज था -4q, माइनस मतलब टूवर्ड्स ए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ओ टू ए होगा, राइट। तो ओ टू ए एंड सी, ओ टू सी ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज एट बी एंड चार्ज एट सी। फिर आपने इनके कंपोनेंट्स किए एंड व्हाट यू नोटिस इज दैट वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल एड अप टू गिव यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस उसके बाद तो बेसिक सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं एंड यू हैव ऑप्शन नंबर ए। गुड। अगला क्वेश्चन, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड वांट टू गिव यू सम मैथमेटिकल बैकग्राउंड। मैंने पहले भी ये बताया है, मुझे वापस ये बताना पड़ेगा अब, बिकॉज आई वांट यू टू नो एग्जैक्टली what is equation of parabola and how does it look like. Okay, so if I have, let us say, x-axis, if I have, let us say, y-axis, there is family of parabolas. ये x है, ये नेगेटिव x है, of course ये y है, ये नेगेटिव y है। तो आपके पास पैराबोला कैसा कैसा होता है? एक पैराबोला आपके पास ऐसा आता है, ओके, राइट, क्योंकि अगर आपको पैराबोलास नहीं पता तो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक ये आता है, मतलब टोटल यू हैव लाइक दिस टू पैराबोलास, समथिंग लाइक दिस। और बाकी आपके पास ऐसा भी होता है, सो यू हैव अ पैराबोला समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा भी होता है। नाउ मैं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इसको और इसको साइड में रखता हूं, बाद में मूव कर देंगे, फिलहाल साइड में रखते हैं। नाउ यू शुड नो ये x जैसा दिखता है, इफ यू सी दिस इज लाइक x, तो मैं इमेजिन कर लूंगा कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। मतलब ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूला है पैराबोला के? y² = 4ax और x² = 4ay, बराबर, करेक्ट। मैंने यहाँ पे 1 इमेजिन किया, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे भी 1 है, x⁻1 है, वहां पे भी x⁻1 है। मतलब ये जो पैराबोला है, the one in the red, it is given by equation y² = 4ax, right? Okay, और यहां जो पैराबोला है, this is y² = -4ax. Similarly, this parabolas over here, they are given by equation x² = 4ay and x² = -4ay. तो पहले तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि y एक्सिस पे आप वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हो और x एक्सिस पे आप डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हो, टाइम प्लॉट कर रहे हो, जो भी चाहे। y एक्सिस पे यू कैन प्लॉट डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, x एक्सिस पे यू कैन प्लॉट डिस्टेंस और टाइम, तो जो भी है। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो सकता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। A particle of mass m and charge q is released from rest in uniform electric field. हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर। Something like this. This is electric field. Okay, you have a charged particle, okay, of mass m, charge q. It is released. अब आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे इसको रिलीज किया, इट स्टार्ट्स मूविंग, सो इट विल स्टार्ट मूविंग, करेक्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
if there is no other force, if there is no other force on the particle, the dependence of its velocity speed on the distance x traveled by it is correctly given by which of the following graph? कौन से ग्राफ से v और x का कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ऐसा पूछा है, v अगेंस्ट x का. फर्स्ट थिंग यू शुड नो हियर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्योंकि पार्टिकल को रिलीज किया मतलब पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, एंड पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग मतलब इट इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट. नाउ अब आपको ये पता है कि यहाँ पे पार्टिकल मूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन. वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. What is kinetic energy is half mv square. What is force? Force on a particle when it is in electric field is q into e. Force is charge into electric field. ये हम पहले ही बहुत बार देख चुके हैं. तो v square equal to q 2qe by m into x. q कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही है. Therefore v square equal to some constant, okay. इसको मैं c बोल देता हूं, इसको आप 4a भी बोल सकते हो, where c is constant. इसको आप 4a भी बोल सकते हो, इसको आप जो चाहो वो बोल सकते हो. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि the moment you write down v square equal to some constant into x, it is equation of parabola. सिर्फ क्या था, हमने जो पैराबोला देखा y की जगह पे v था, मतलब इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल टू 4a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू x, राइट. तो कौन से पैराबोला की बात चल रही है यहाँ पे? ये दिस वन, ऐसा वाला, राइट. क्योंकि यहाँ पे दो पैराबोला है ना, एक ये है और एक ऊपर का है. तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू यू नीड टू रिमेम्बर थिंग्स करेक्टली. तो मैं काम करता हूँ, आई विल नॉट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. तो मैं इन दोनों पैराबोलास को अलग अलग से ही ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट यू बेटर हैव अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये वाई एक्सिस. आपको याद होगा ये जो पैराबोला थे इनका इक्वेशन था दिस वन एंड दिस वन, राइट. तो हमारे पास अगर y की जगह पे v है तो v स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो v स्क्वायर इक्वल टू 4ax विल लुक लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस. ऐसा नहीं दिखेगा वो. तो चेक ऑप्शन नंबर बी, यू हैव समथिंग लाइक दिस, v स्क्वायर इक्वल टू constant into x. So option number B is correct. So this is how you are supposed to solve this question. इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको पैराबोला के इक्वेशन ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं कौन सा पैराबोला कैसा दिखता है, उसका इक्वेशन क्या है, तो सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन. तो यू हैव टू नो बेसिक मैथमेटिक्स. ओके, अगला क्वेश्चन. कंसीडर टू चार्ज्ड metal spheres S1 and S2 of radii R1 and R2 respectively. Electric fields E1 on S1 and E2 on S2 on their surfaces are such that E1 by E2 is R1 by R2. Then the ratio V1 on S1 and V2 on S2 of the electric potential on each sphere is. Very good, easy question है. आपके पास दो स्फीयर है, एक ये हो गया, I'll take another one more, and you have another one more sphere. एक का जो आपके पास रेडियस है वो R1 है, so the radius here is R1 and the radius here is R2. R2. Electric field here on the surface is E1 and here on the surface is E2. Given है E1 by E2 is R1 by R2. और पूछा है what is V1 by V2. You should know electric field is derivative of potential है, हमने बहुत बार किया है.
तो डेरिवेटिव की जगह पे सिर्फ मैं पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ। डेरिवेटिव नहीं भी लिखा तो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये हमने बहुत बार देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by R, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by R, इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by R. This is we have seen many times now. Correct? Good. So now, which means therefore V is equal to E into R, right? Therefore V1 by V2 is E1 by E2 R1 by R2, but E1 by E2 is itself R1 by R2, and small r1 by R2 is again R1 by R2. So if you want, I will just not use R1 small r's here, तो मैं यूज ही नहीं करूंगा small r. तो ये आपको पता होना चाहिए that this is like this. Therefore V1 by V2 is R1 by R2 का square. Option number D. So this is how you are supposed to solve this question. Easy question था. Electric field on the surface of sphere is in for two sphere is E1 by E2 is equal to R1 by R2. तो आपको ratio of electric field on the surface of two sphere देके रखा है. आप E1 by E2 equal to R1 by R2 पता है. E is V by R, तो V is E by R. जिनको अभी भी ये फॉर्मूला those who are not convinced, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता देता हूँ. Do you remember electric field is K Q by R square? Do you remember V is K Q by R? ये तो याद होगा ही होगा और होना भी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस पता होना चाहिए. Can I write down electric field E as K Q by R 1 by R? Yes. तो अब K Q by R ये तो V है, तो E is equal to V by R, तो V is equal to E R. तो वही तो लिखा है मैंने, राइट? तो यू शुड नो दिस, ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. गुड. तो यू हैव ऑप्शन नंबर डी एज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो इजी है. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P bar equal to minus I cap minus 3j cap plus 2k cap into 10 power minus 29 coulomb meter, okay, is at the origin. तो हमारा हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लेते हैं, so it makes it easy for us. So you have a xy system over here, Cartesian coordinate system. तो ओरिजिन पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. यू शुड नो इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि डाइपोल मोमेंट है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और बोला भी है. तो यू हैव अ डाइपोल हियर व्हिच इज डायरेक्टेड समथिंग लाइक दिस. मैं रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज. आपको पता है कि माइनस क्यू से प्लस क्यू तक चार्ज होता डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का. तो आपके पास ओरिजिन पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका मोमेंट है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल at position vector r bar I cap plus 3j cap plus 5 cap k cap. Note that r bar dot p bar is 0. देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से पूछा है. इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट आपको दिया है और ओरिजिन पे ये बता दिया है. फिर बोला है कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस वेक्टर को पैरेलल होगा, है ना. और बता दिया कि r bar dot p bar is 0. नाउ यू शुड नो, सिंस मैं काम करता हूं, थोड़ा सा बेसिक वेक्टर्स भी आपको बता देता हूं, वो जरूरी भी है. सो यू शुड नो, सिंस व्हाट इज गिवन टू यू, r bar dot p bar is 0, मतलब r bar is perpendicular to p bar. क्योंकि आपको पता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होना मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होना. तो आपका जो r बार है वो ऐसा है,
you have this as r vector because perpendicular to, correct. R bar is perpendicular to p bar. Right now, if you remember, you should remember, of course, electric field and dipole moment are oppositely directed, right? क्यों बताता हूं. But electric field and dipole moment are oppositely directed. तो देखो, क्वेश्चन जितना आप सिंपल तरीके से चाहो उतने सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जितना डिफिकल्ट बनाना चाहो उतना डिफिकल्ट कर सकते हो. इफ यू लुक एट द सॉल्यूशंस ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग माय स्टडी मटेरियल, मैंने फुल फ्लेज सॉल्यूशन दिया है. मैंने बोला है कि क्योंकि क्या होता है, बेसिक वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप लिख सकते हो ए बार इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू बी बार, बिकॉज दीज टू आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए माइनस. और लैम्डा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, अगर ऐसा होता कि ए बार और बी बार दोनों सेम लेंथ के होते तो मैं लिखता ए बार इक्वल टू माइनस बी बार. अगर ऐसा होता कि ए बार और बी बार दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो मैं लिखता ए बार इक्वल टू बी बार. अगर ऐसा होता कि ए बार और बी बार सेम डायरेक्शन में है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो मैं लिखता ए बार इक्वल टू लैम्डा बी बार. ये सारा का सारा बेसिक 11th स्टैंडर्ड का है. If two vectors are in the same direction and same magnitude, a bar equal to b bar. If two vectors are in the same direction with different magnitude, a bar equal to some constant into b bar, some scalar into b bar, right? If a bar and b bar are of the same magnitude but opposite direction, a bar is minus b bar. If a bar and b bar are oppositely directed and also with different magnitude, so a bar is minus some scalar lambda into b bar. Correct? So you can also use that method. आप बोल सकते हो कि E bar is minus lambda P bar, but पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. जरूरत क्या है? जरूरत बेसिक्स की है. आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. दैट इज ऑल यू नीड टू नो. डाइपोल मोमेंट यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब उल्टी डायरेक्शन में होगा. और क्योंकि एज यू सी इन द क्वेश्चन P bar is minus I cap minus 3J cap plus 2K cap, right? Correct. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोजिट होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे सिंस P bar and E bar is oppositely directed, hence E bar must point in the direction of minus P bar, that is minus of minus I cap minus 3J cap plus 2K cap, which is equal to I cap plus 3J cap minus 2K cap. ऑप्शन नंबर ए. खत्म. ओरल क्वेश्चन था. ओरल ऊपर अगर माइनस आई कैप है माइनस 3J कैप है प्लस 2K कैप है, तो नीचे प्लस आई कैप प्लस 3J कैप माइनस 2K कैप. राइट. सॉल्व नहीं किया मैंने. बुक्स हैव गिवन यू सॉल्यूशन बिकॉज यू आर सपोज्ड टू नो बोथ मेथड. मैं आपको थोड़े एग्जांपल और देता हूं. मान लो अब डाइपोल का इक्वेशन में आपके पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2K कैप, सम नंबर आई डोंट केयर. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2K कैप. अगर डायपोल में आपके पास है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2K कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा एग्जैक्टली इसका उल्टा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2K कैप. तो कंपोनेंट्स के सिर्फ साइन रिवर्स उल्टे करने हैं, दैट्स इट. तो लुक एट दिस. माइनस आई कैप था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस आई कैप होगा.
-3 j कैप का था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में +3 j कैप होगा, +2 k कैप था तो इलेक्ट्रिक फील्ड में -2 आएगा, एक ही ऑप्शन आएगा ऐसा। तो वी डोंट वांट टू पुट अननेसेसरी टाइम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस which can be solved orally. That is important, so you should know this. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आज आपके बेसिक मैथमेटिक्स के भी दो चीजें क्लियर हुई, एक ये डायरेक्शंस के रिगार्डिंग, देन आल्सो अबाउट parabolas, right? Good, so that's it for today. We will stop at this point today.